हम लोगों ने कल कितने खंड की बात की थी कि आर्टिकल 15 में कितने खंड हैं? 6 खंड हैं। हमने 6 खंडों में से कल 2 खंड पढ़े थे, आज उनको आगे पढ़ते हुए बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पहला खंड क्या पढ़ा था भैया, बता दीजिए। हमने क्या कहा था? राज्य किसी भी नागरिक के साथ किन आधारों पर? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यही कहा था हम लोगों ने। ये भेदभाव कहां नहीं करेगा? तो हम लोगों ने कहा था ये कौन से स्थानों पर? सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा, यही कहा था। दूसरे में आ जाइए। दूसरे में हमने क्या लिखा था? राज्य या नागरिक? नागरिक। कोई नागरिक किसके साथ? किसी अन्य नागरिक के साथ, किन आधारों पर? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूलवंश के आधार पर। कहां पर नहीं करेगा? सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। इन दोनों में तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने इनके लिए आपसे ये कहा था कि आपको इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, आर्टिकल 15(1) की जब भी बात होगी, यह किसको प्राप्त है? नागरिकों को किसके खिलाफ? राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। इसमें कोई दिक्कत? फिर हमने ये कहने का प्रयास किया था कि आर्टिकल 15(1) और 15(2) दोनों को यदि मिला देंगे तो आप यहां देखने का प्रयास करेंगे कि इन 5 आधार के अलावा भेदभाव होगा कि नहीं होगा? बताइए भैया, होगा ना? तो इन 5 आधार के अलावा भेदभाव किया जा सकता है। कोई ऐसा आधार याद आ रहा है आप लोगों को? किस आधार पर? शिक्षा हो सकती है, भाषा हो सकती है, और ऐसे तमाम आधार हो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आता। फिर कल हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया था कि आर्टिकल 15(2) किसके खिलाफ प्राप्त है? यह नागरिकों को किसके? नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त है। अच्छा, क्या यह पूर्ण रूप से विरुद्ध प्राप्त है या फिर केवल सार्वजनिक स्थानों पर प्राप्त है? सार्वजनिक स्थानों पर। तो यहां ध्यान देने योग्य बात कौन सी है? केवल कहां पर? सार्वजनिक स्थानों पर। दोनों में यही लिखा हुआ है, सार्वजनिक स्थानों पर प्राप्त है। फिर आ जाइए आर्टिकल 15(3) पर। आर्टिकल 15(3) में क्या लिखा है? लिखा है कि यदि राज्य को महसूस होता है तो राज्य महिला एवं किसके लिए? बच्चों के लिए। महिला एवं बच्चों के लिए क्या बनाएगा? विशेष कानून बना सकता है। विशेष कानून का निर्माण करेगा। ऐसा यहां केवल 2 ही लोगों के लिए लिखा गया। पहला किसके लिए और दूसरा बच्चों के लिए। ये महिला और बच्चों के लिए क्यों लिखा? आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि महिला लिखते ही हमने क्या किया? लिंग आधारित भेदभाव स्टार्ट कर दिया। तो फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर ये भेदभाव लग रहा है तो हम यहां लिख देते हैं कि यह आर्टिकल 15(1) और 15(2) का क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। यानी कि जहां 15(3) लागू होगा वहां 15(1) और 15(2) की कोई भी बात लागू नहीं हो। अब ये समझिए कि महिला और बच्चों के लिए क्यों लागू किया जाएगा।
हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया है कि भारत के संस्कृति में या इतिहास में सर्वाधिक मात्रा में शोषण किनका हुआ है? महिला और बच्चों का। कैसे हुआ है भैया? इतिहास में कभी आपने पढ़ा है क्या? थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा हो आप लोगों ने? इतिहास में महिलाओं की स्थिति बता दीजिए थोड़ी बहुत, जो आपको खराब खराब लग रही हो। जैसे सती प्रथा भी थी, और क्या था? बाल विवाह। अच्छा, लड़के नहीं बोलेंगे इस बात को, है ना? वो तो अगर बाल विवाह हो रहा होता तो पढ़ते ही नहीं। और गोद लेने की, गोद निषेध प्रथा, उसमें महिलाओं के खिलाफ कहां है दीदी? गोद निषेध तो केवल उत्तराधिकार की राजनीतिक प्रथा थी। सामाजिक प्रथा बताइए। और बताइए कौन सी प्रथा थी? दूसरा, इनको संपत्ति में अधिकार मिलता था कि नहीं? इनको राजनीतिक अधिकार मिलते थे कि नहीं? इनको समाज में पद मिलता था कि नहीं? समाज में इनके हाथ में सत्ता थी या नहीं थी? कुछ भी नहीं था। तो फिर सर्वाधिक मात्रा में शोषण इनका हुआ। इनको जो मिलता था वो क्या था? पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा। बहुत से बहुत होता था तो इनको कैसा जीवन जीने दिया जाता था? विधवा का। यानी कि जब आप इतिहास देखोगे तो बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी चीजें महिलाओं के खिलाफ चली गई। शिक्षा का अधिकार भी इनको नहीं था, तो ये बहुत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि ऐसा प्रारंभ से नहीं था, महिलाओं की स्थिति बढ़िया भी थी। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखोगे, वैदिक एरा देखोगे, यहां तक ठीक था। लेकिन यहां भी क्या हुआ? जैसे जैसे वैदिक काल में बाहर के लोगों का आक्रमण होना स्टार्ट हुआ, आर्य वर्सेस अनार्य होना स्टार्ट हुआ, तो यहां पर चीजें बिगड़ गई। बिगड़ी तो फिर महिलाओं के लिए सारी स्थितियां लागू करने का प्रयास कर दिया गया। हालांकि पहली बार में यहाँ इनमें से कोई भी स्थिति यहाँ दिखाई नहीं देती है दोनों काल में। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग जब सिंधु घाटी की बात करते हैं तो यहाँ तो हमको कभी कभी लगता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ को था, हम क्या बोलते हैं, कभी कभी लगता है कि मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि माता की मूर्ति ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन ऐसा था नहीं, केवल मूर्तियां थी, यानी कि हम पूजने का काम करते थे। लेकिन बाद में जैसे ही बढ़ते चले गए तो ये सारी स्थितियां बिगड़ती चली गई। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अब समाज में यदि हमको बराबर पर लाना है, महिलाओं को कोई चीज में या किसी भी वस्तु में आगे लेके जाना है, तो हमको राज्य को क्या करना पड़ेगा? कानूनों का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए महिला और बच्चों के लिए अगर कोई विशेष कानून बनाएगा राज्य, तो किसका प्रयोग करेगा? 15(3) का। लेकिन 15(3) का जब प्रयोग करेगा तो वहां पर 15(1) और 15(2) लागू नहीं होगा। लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हमको ऐसा दिखता है यहाँ पर कि ये लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। इसलिए उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का अपवाद क्या हो जाएगा? 15(3) हो जाएगा। योजना जब बनती है दीदी तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स मिक्स होते हैं, है ना? जैसे हम लोग एक इसको मान लेते हैं, अगर वो काम के लिए योजना बनी है तो डीपीएसपी में मानेंगे, और अधिक बनी है तो हम लोग न्यायपालिका के तहत मान सकते हैं। तो वो योजनाएं वहां पर अलग अलग हो सकती हैं। महिला आयोग बनाना इसके तहत भी बनाया जा सकता है, डीपीएसपी के तहत भी बनाया जा सकता है ना? दोनों के तहत बनाया जा सकता है। महिला अगर डिमांड कर रही है तो वो 15(3) के तहत मांग सकती है कि सरकार को कुछ नया करना चाहिए, है ना? जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, आप लोगों ने कार्यक्रम पढ़े होंगे, प्रसूति सहायता कार्यक्रम पढ़े हैं भैया? इसमें प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी में एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? गोद भराई प्रोग्राम। जो महिलाएं प्रसव के काल में होती हैं या गर्भ काल में होती हैं, उन महिलाओं को सरकार लगभग कितने रुपए देने का प्रयास करती है? 6,000 रुपए आंगनवाड़ी से। ये 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। अच्छा, ये दिए क्यों जाते हैं? क्योंकि ये महिला और बच्चे दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। महिला और बच्चों को पोषण आहार के लिए दिया जाता है। इसी में आप लोगों ने देखा होगा कि इसी के दौरान महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। सुना है भैया इनके बारे में? अच्छा, ये आयरन फोलिक एसिड की गोलियां इसलिए जाती हैं कि महिलाओं में रक्त की जो मात्रा है वो ठीक ठाक बनी रहे, महिलाओं को एनीमिया जैसी बीमारी ना हो। तो ये सारी सुविधाएं आर्टिकल 15(3) का यूज करते हुए दिया जा सकता है ना? और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आप लोगों ने जननी सुरक्षा एक्सप्रेस देखी होगी, अभी आप लोगों ने
बहुत अच्छा मुद्दा देखा होगा, न्यूज़पेपर में रहता है, जिसको बोलते हैं मातृत्व अवकाश। सुना है भैया इसके बारे में? इसके बारे में सुना है? ये महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाती है, लगभग 24 से 26 हफ्तों की, जो भी उनका टाइम फ्रेम उस समय रहता है। तो महिलाएं जब भी चाहे 6 महीने का अवकाश ग्रहण कर सकती हैं, मातृत्व अवकाश ग्रहण कर सकती हैं, उनको ये सवेतनिक मिलेगा। अच्छी कंपनियां इसमें वेतन भी प्रदान करती है ना। तो ये दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही है, वो आर्टिकल 15(3) का यूज किया गया है। हालांकि भारत में नई कवायद चालू हो गई है कि जैसे महिलाओं को अवकाश मिलता है, पुरुषों को भी अवकाश मिलेगा, जिसको पितृत्व अवकाश कहा जाता है। कई सारे देशों में ये लागू भी है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में ये 30 दिन का प्राप्त होता है। जब महिला बच्चों को जन्म दे रही होती है तो उसके पति को 30 दिन का अवकाश प्राप्त होता है कि वो उसकी देखभाल और उसके साथ मिलकर काम कर सके, है ना। अब 15(3) में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? बढ़े आगे। 15(4) में ये कहा गया कि यदि राज्य को ऐसा लगता है, राज्य को ऐसा लगे कि कोई भी राज्य को ऐसा लगे कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, किस रूप से? सामाजिक, और किस रूप से? आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उन व्यक्तियों के लिए, चाहे वो एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, उनके लिए समाज में क्या किए जा सकते हैं? विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अच्छा, इसको हमको आरक्षण के रूप में ही लेना है, वो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से आरक्षण शब्द का उल्लेख नहीं है। यहां इन्होंने लिखा कि समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि को झेल रहा हो, समाज में उसके साथ भेदभाव किया जा रहा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हो, राज्य उसके लिए क्या करेगा? विशेष प्रावधान। इन्हीं विशेष प्रावधान शब्द को हम लोग डिकोड करते हैं, किसके लिए? आरक्षण के लिए, जो हम आगे चल के 16(4) में पढ़ेंगे। सेम टू सेम आर्टिकल मिलेगा 16(4) में, वहां लिखा होगा साफ साफ शब्दों में कि लोक सेवा में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो 15(4) में हमको पता चला कि समाज में और अर्थव्यवस्था में यदि कोई भी व्यक्ति जिसका योगदान ढंग से नहीं हो रहा है, राज्य उसको क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान दे सकता है। जैसे ये लिखा, अपने आप में 15(1) 15(2) का ये भी क्या हो गया? अपवाद हो गया, क्योंकि यहां पर भी क्या लिखा हुआ है भैया? दिखाई दे रहा है? तो 15(1) का और 15(2) का अपवाद सामाजिक स्थिति में कौन सा बनेगा? 15(4) बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? फिर 15(5) में एक प्रावधान लिखा गया कि मान लीजिए कोई भी ऐसा समुदाय है जो पिछड़ा हुआ है, किस रूप में? शैक्षणिक रूप में। तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए कौन? एससी, एसटी, ओबीसी। इनके लिए आप किसी भी विद्यालय में, किसी भी संस्थान में क्या करवा सकते हैं? स्थानों का आरक्षण करवा सकते हैं, आरक्षित स्थान करवा सकते हैं। अब वो शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार के हों, चाहे ये अपने आप में निजी हो और चाहे ये अपने आप में कैसे हो? सरकारी हो। किसी भी प्रकार का शिक्षा संस्थान होगा, वहां हम 15(5) के तहत कर सकते हैं, स्थानों का आरक्षण पढ़ाई करवाने के लिए करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द लिखा गया कि ये आर्टिकल केवल यहां लागू नहीं होगा। कहां लागू नहीं होगा? अल्पसंख्यक संस्थान को छोड़कर, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान अलग से हैं। अगर जैसे मान लीजिए, अच्छा अल्पसंख्यक जानते हैं क्या होता है? कौन होते हैं अल्पसंख्यक? कौन होते हैं? जिनकी संख्या कम होती है। अच्छा, कम होने का मतलब क्या है? 20%, 10%, 5%? कितनी दीदी? 1-2% होते उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। 20%? और कोई? दीदी सभी जगह रहते हैं, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां अल्पसंख्यक ना हो, ऐसा कोई भी देश नहीं है। तो क्या होता है भैया अल्पसंख्यक? दीदी अभी तो कोई आधार ही नहीं, हम तो देख रहे हैं क्या, केवल एक शब्द पूछ रहा हूं, अल्पसंख्यक क्या होता है? जो आप कह रहे हैं ना, वो अल्पसंख्यकों के प्रकार बताने लग गए। जैसे मैंने बोला भाषाई अल्पसंख्यक, तो आप अब बोल पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति जो भाषा के आधार पर कम है उसको क्या बोला जाएगा? भाषाई अल्पसंख्यक। मैंने बोला धार्मिक अल्पसंख्यक, तो अब फिर आप क्या बोलेंगे? जो धर्म के आधार पर कम है उनको धार्मिक अल्पसंख्यक कहा जाएगा। अल्पसंख्यक क्या होता है? यदि जहां पर हिंदुओं का प्रभाव, जैसे नहीं, केवल इस शब्द का नाम बताना है, जो आप बोल रही हैं वो ये बोल रही हैं,
अल्पसंख्यक क्या होता है? ऐसे लोग जिनकी संख्या कम हो, किसकी तुलना में? अन्य की तुलना में। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पहले पर है, उसके बाद जितने भी होंगे वो सब क्या कहलाने लगेंगे? अल्पसंख्यक। इसलिए भारत में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू बहुसंख्यक हैं। बाकी सब के सब मुस्लिम कैसे हैं? हालांकि इनकी आबादी 14% के आसपास है, 14 से 16 के बीच में, लेकिन फिर भी ये कौन है? अल्पसंख्यक है। हम अल्पसंख्यक उनको भी मानते हैं जिनकी आबादी कितनी है? 0.6%, 0.1%, और कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में केवल मुस्लिम या बाकी लोग अल्पसंख्यक हैं। ऐसा कोई स्थान याद आ रहा है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं? कश्मीर में, पंजाब में, क्योंकि पंजाब में धर्म सिख धर्म है, तो वहां पर हिंदू कैसे हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पंजाब में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कैसे हैं? अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी समूह जो अपने बड़े समूह की तुलना में कम दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाएगा? अल्पसंख्यक। इसके बीच में नंबरिंग का कोई अनुपात नहीं है कि जिसकी संख्या 51% है वो बहुसंख्यक है, 49% है वो अल्पसंख्यक है। नहीं, ऐसा कोई अनुपात हमने डिसाइड नहीं किया है। तो फिर यहां क्या लिखा हम लोगों ने कि ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही अल्पसंख्यक हैं, जिनके लिए अलग से नियम बनाए गए हैं, उनकी संस्थान में यदि स्थान आरक्षित करेंगे तो उनके व्यक्तियों को ही शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो हमने लिखा कि राज्य को यदि ऐसा लगता है कि कोई भी समुदाय अपने आप में किस रूप में पिछड़ा हुआ है, एससी, एसटी, या फिर इन्हीं सारे रूपों में किस प्रकार से है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए कुछ स्थान क्या करवाए जा सकते हैं? आरक्षित करवाए जा सकते हैं। आरक्षित करवाएंगे कहां पर? चाहे वो निजी विद्यालय हो, चाहे वो अपने आप में सरकारी हो, आप इनमें इनका आरक्षण करा सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि किस में नहीं मिलेगा? अल्पसंख्यक संस्थानों में नहीं मिलेगा। अच्छा, हमने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 15(5) के तहत या अनुच्छेद 15 के तहत भारत में या राज्यों के अंतर्गत राज्य सरकारें सभी विद्यालयों में, सभी संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण दिला सकती हैं। तो सभी संस्थाओं में नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या हटाना था? अल्पसंख्यक, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना होती है। अल्पसंख्यक संस्थान याद आ रहा है भैया? कोई भी आपको एक हाथ, कोई भी एक अल्पसंख्यक संस्थान याद आ रहा है? मदरसा, मदरसा अल्पसंख्यक की है। और कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी बताओ, कोई एक बढ़िया सी यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। आपने इसका नाम सुना है? जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं सुना? ये भैया भारत की अपने आप में अगर देखा जाए ना टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है। ये मुस्लिम्स की यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में स्थापित है। इसके अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के तहत ये बनी हुई है। लेकिन इसमें क्या किया गया कि जब तैयारी करवाई जाती है या फिर कोई और कोर्सेज को ऑफर किया जाता है तो इनको भी बुला लिया जाता है। देखो, आरक्षण कुछ भी नहीं है, लेकिन बोला गया कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको अल्पसंख्यक में बुला सकते हैं, लेकिन आरक्षण नहीं दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, ये अपने आप में सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जो तैयारी करते हैं। जैसे आप लोग कभी भी जैसे पढ़ना, यूपीएससी के लिए कोर्स चलाती है जामिया, ये मान लीजिए 200 बच्चों को लेती है तो लगभग इतने बच्चों का चयन करा देती है फाइनल लिस्ट में। अगर 200 बच्चे इसमें शामिल होते हैं तो लगभग 180 के आसपास सिलेक्शन हर साल होता है, और हर साल टॉप 10 में कम से कम एक बच्चा होता है इनके पास। ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि ये है ना बहुत खतरनाक आंकड़े हैं, तो यही लोग हैं जो कॉपी चेक भी करते हैं। तो इनकी अप्रोच पहले से ही बच्चा समझ रहा है कि हमारा टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या जांचना चाहता है। तो वह एग्जाम में क्या लिखेगा, सामान्य बच्चे की तरह या फिर अच्छे बच्चे की तरह। अच्छे बच्चे की तरह तो ये सामान्य चीज से ऊपर चलेगा, है ना। तो अल्पसंख्यक संस्थान समझ आ गया कि ऐसा कोई भी वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया जा सकता है, बशर्ते कि अल्पसंख्यक संस्थानों में आपका विशेष अधिकार नहीं चलेगा। अगर अल्पसंख्यक संस्थान चाहेगा तो बुला सकता है, तो ये जामिया मिलिया बुलाती है ना। लेकिन हाँ, इसमें अनरिजर्व्ड का कोई प्रावधान नहीं है, यूआर को नहीं बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां तक 15(5) तक ठीक चल रहा था। 2018-19 में एक मुद्दा उभर कर आया कि इन पूरे कानूनों में सब कुछ लिखा है। पहले 2 कानूनों में लिखा था जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हमने लिंग के आधार पर 15(3) में देख लिया, जाति के आधार पर 15(4), 15(5) में देख दिया। लेकिन फिर इनमें एक जाति रह गई जिसको आप लोगों ने बोला सामान्य वर्ग। तो फिर कैसे किया जाएगा, तो उन्होंने कहा सामान्य वर्ग को नहीं मिलेगा सीधे। तो हमने 2019 में एक संशोधन किया जिसमें लिखा कि राज्य शिक्षण संस्थान में, कहां पर, शिक्षण संस्थान में किसके लिए
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, अब इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, वर्ग के लिए कितने परसेंट का आरक्षण देगा? 10% का आरक्षण देगा। इसी को आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? EWS कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना। इसलिए हम लोगों ने 15(6) को नया जोड़ा है, ये 2019 में जोड़ा है संविधान के अंतर्गत। इसमें लिखा हुआ है कि यदि राज्य को लगता है कि किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आता है तो उसको किसी भी शिक्षण संस्थान में कितने परसेंट का आरक्षण मिल सकता है? 10% का आरक्षण मिल सकता है। अब कौन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहलाएगा? तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम होती है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास शहरों में 100 गज से कम का मकान होता है, गांव में शायद 120 या 150 गज का मकान लिखा हुआ है ना, तो जो शर्तें आप पूरी करते हैं उस शर्तों के आधार पर आपको क्या मिल जाता है? EWS का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और EWS का सर्टिफिकेट बनते ही आपको शिक्षण संस्थान में कितनी एज मिल जाती है? 10% का आरक्षण आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, सरकारें जो भी काम करती हैं, अब आप लोग गौर करिएगा, 2019 में ये जोड़ा गया था, 2019 में ही चुनाव था, तो सरकार ने यहां जोड़कर आपके वोट बैंक को आकर्षित कर लिया। लेकिन यहां लिखा था कितना परसेंट, तो हमने लिखा अधिकतम 10%। कितना? यानी कि सरकार अब 10 से 11 नहीं कर सकते बिना संशोधन के। लेकिन अगर कभी सरकार 10 से 9 कर दे तो ये गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने लिखा क्या है? अधिकतम 10%। तो सरकार इसको घटा भी सकती है, नहीं तो पता चलेगा संविधान में घटाने का प्रावधान नहीं है। सरकार ने लिखा है कि अधिकतम 10% किया जा सकता है। अभी आपको सीधा ही कितना दे दिया है? 10% देकर आपको खत्म कर दिया है। समझ गए भैया इस चीज को? अब आर्टिकल 15 को देख लो पूरा ध्यान से, वहां से पढ़ना चालू करो यहां तक। एक बार बहुत मन लगा के पढ़ो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछना है। देखो फटाफट, क्या दीदी? हाँ, इसमें सामाजिक, ये सारे संस्थानों में लागू हो सकता है। इसमें बस सरकार को प्रावधान कराने होते हैं। सरकार चाहे कोई विशेष नियम चला दे, विशेष योजना चला दे, वो इसके लिए होता है। ये योजना बनेगी क्यों? तो सरकार यहाँ बनाएगा किसके लिए? इनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। समाज की मुख्य धारा के लिए। मुख्य धारा क्या होती है? जैसे बाकी लोगों का विकास पर्याप्त मात्रा में हो रहा है और इनका विकास पर्याप्त नहीं हो रहा, तो फिर इनको विशेष योजनाएं दे सकती है। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट दीदी अलग है। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है केवल आर्थिक स्थिति से। क्रीमी लेयर हम किसको कहते हैं? जैसे आप लोग जब भी कोई घर में दूध वगैरह बहुत अधिक कर लेते हैं, फिर उसको जामन वामन जो भी डालकर उसको फाड़ देते हैं, फिर उसके बाद उसका मट्ठा बनाते हैं, फिर आपने देखा होगा आप उसको ब्लो करते हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छा पदार्थ होता है वो कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। जो अच्छा पदार्थ होता है वो कीमती पदार्थ होता है, और जो उसका बचा हुआ अवशेष है वो कीमती है या फिर नॉर्मल है? नॉर्मल है। तो आपने क्या किया? क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि समाज के ऐसे लोग जो कीमती हैं, कीमती यानी उनके पास कोई ना कोई पद है, सामाजिक प्रतिष्ठा है और आर्थिक व्यवस्था में बढ़िया पैसा है, उनको आपने इनमें से हटा दिया। आपने कहा हम क्रीम को हटा के अलग रख देते हैं, फिर हम लोग सामान्य उसका कोई ना कोई सुधार करते हैं। जैसे कुछ लोग उसको सुखाकर बेच देते हैं, कुछ लोग सामान्य स्थिति में भोजन में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको अपने घरों में ना रखते उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी स्थिति जो मुख्य वस्तु नहीं है, उसको मुख्य बनाने के लिए हमने इसका प्रावधान किया है। तो SC, ST, OBC, इन तीनों में से अभी जो कंसेप्ट क्रीमी लेयर का है वो केवल कहां पर है? OBC में। यही हम लोग देखते हैं जिनकी सैलरी शायद 10-12 लाख रुपए के आसपास है, उसके नीचे के लोग नॉन क्रीमी लेयर कहलाते हैं, उसके ऊपर के लोग क्रीमी लेयर कहलाते हैं, कि इनको विकास के लिए किसी भी आरक्षण या फिर किसी भी इस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमने उनको बोला क्रीमी लेयर। हालांकि अभी सरकार ने यह मुद्दा चला रखा है, SC और ST के लिए समिति बनाई है कि क्या SC और ST में भी क्रीमी लेयर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसे कई परिवार जिनमें SC ST परिवारों में माता पिता दोनों ही सरकारी नौकरी से हैं, दोनों ही IAS अफसर हैं,
या फिर दोनों ही किसी वर्ग 1 या ग्रेड 2 की जॉब पर हैं, तो फिर उनको इस प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। जब वो इस प्रकार का आरक्षण त्याग देंगे तो उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा जो समाज में शामिल हो सकता है, इसलिए हमने ये बनाया है। और कोई दिक्कत भैया इसमें? 15(5) एक बार और समझा दूं। देखिए, हमने आर्टिकल 15(5) में यह समझने का प्रयास किया कि यदि भारत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको क्या नहीं प्राप्त हो रही है, शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे शैक्षणिक पिछड़ेपन का शिकार है वो। और हमने कहा ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं? एससी, एसटी और ओबीसी हो सकते हैं। तो सरकार इनके लिए विशेष रूप से आरक्षण कर सकती है, आरक्षित सीट बना सकती है। आरक्षित स्थान या आरक्षित सीट कहां बनाएगी? तो कहा गया कि ऐसा कोई भी संस्थान जो अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हो, चाहे वो निजी हो या राज्य की सहायता से चलता हो, तो हम इसमें इनके लिए क्या कर सकते हैं? सीटों का आरक्षण कर सकते हैं। फिर हमको याद आया कि ऐसे और भी तो संस्थान है जो राज्य की सहायता से चलते हैं, निजी है, लेकिन ऐसे संस्थानों में केवल एक संस्थान को छोड़ देंगे हम लोग। किसको? अल्पसंख्यक संस्थान को छोड़कर। तो फिर हम लोगों ने कहा कि राज्य को ऐसा लगता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के कोई भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन का सामना कर रहा है, तो राज्य सरकार किसी भी संस्थानों में उसको आरक्षण प्रदान कर सकती है प्रवेश के लिए, बस शर्ते कि वो संस्थान कौन सा ना हो? अल्पसंख्यक संस्थान ना हो। सामान्य संस्थानों में उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास अवश्य करेगी। अब 15(5) और 15(6) में एक अंतर नजर आएगा। इन दोनों में केवल अंतर है किसका? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग का। अब इसको बोला ईडब्ल्यूएस, तो यहां ईडब्ल्यूएस हो गया, यहां क्या हो गया? एससी, एसटी, ओबीसी हो गया। अन्यथा ये दोनों बराबर की स्थिति में दिखाई देंगे आपको। समझ आ गया दीदी इन दोनों में? और कोई दिक्कत नहीं है तो लिखो, हेडिंग बनाओ। अनुच्छेद 15 कुछ लिखा था इसमें हम लोगों ने कल? कुछ भी नहीं लिखा था? 2 पॉइंट, कौन को आखिरी पॉइंट क्या लिखा था? अनुच्छेद 2 तक हो गया था, 15 2 तक, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये लिख दिया था कि अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। ये बिंदु लिखा था क्या 15(1) 15(2) में? कहीं भी नहीं लिखा था। तो जहां लिख रहे थे उसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए अनुच्छेद 15(1) तथा 15(2), पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अनुच्छेद 15(1) तथा 15(2), 15(1) तथा 15(2) का उपयोग केवल उपरोक्त 5 आधारों के भेदभाव पर ही किया जा सकता है। उपरोक्त 5 आधारों पर भेदभाव में ही किया जा सकता है। 5 आधारों पर भेदभाव में ही किया जा सकता है। किंतु सरकार या राज्य, किंतु राज्य उपरोक्त 5 के अलावा, किंतु राज्य उपरोक्त 5 के अलावा भाषा, शिक्षा, आयु, शारीरिक योग्यता आदि के आधार पर भेदभाव कर सकता है। शारीरिक योग्यता आदि के आधार पर भेदभाव कर सकता है। भेदभाव कर सकता है। लिख दिया भैया? अगली हेडिंग बनाइए अनुच्छेद 15(3), 15(3), अनुच्छेद 15(3) लिखिए राज्य
महिला एवं बच्चों की, राज्य महिला एवं बच्चों की, महिला एवं बच्चों की विशेष उन्नति के लिए, महिला एवं बच्चों की विशेष उन्नति के लिए, विशेष उन्नति के लिए, विशेष उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। इसी में दूसरा बिंदु लिखिए, यह यानी कि 15(3), यह अनुच्छेद 15(1) तथा 15(2) का अपवाद है, यह अनुच्छेद 15(1) तथा 15(2) का अपवाद है, 15(1) तथा 15(2) का अपवाद है, अपवाद है। क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों की, क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों की, महिलाओं एवं बच्चों की कमजोर स्थिति, कमजोर स्थिति, कमजोर स्थिति उनके शोषण का कारण बन सकती है, कमजोर स्थिति उनके शोषण का कारण बन सकती है। शोषण का कारण बन सकती है, लिख लिया भैया। चलिए अगले हेडिंग बनाइए, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4 लिखिए। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत राज्य, इसके अंतर्गत राज्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से, इसके अंतर्गत राज्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक, शैक्षणिक, शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को, लोगों को विशेषतः अनुसूचित जाति, विशेषतः अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेषतः अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए, समुदाय के उत्थान, उत्थान यानी विकास, ये लिखा भैया, देखो यहां लिखा है, उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, लिख दिया भैया। अच्छा मैंने इसमें ओबीसी लिखवाया कि नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया ना, लाइन द्वारा से पढ़ो, पिछड़े हुए लोगों के लिए लिखा है ना, उसी का मतलब तो ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड क्लास। अगर कंफ्यूजन है तो लिख दो भैया ब्रैकेट में वहीं ओबीसी, लिखी तो हिंदी, पिछड़े हुए वर्ग, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। ये तो पता चले कि वहां गलत कराओ कि ओबीसी पढ़ाया था लिखाया नहीं था। समझ आ गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है, अवधारणा पर आधारित है, आधारित है, लिख लिया। अब अगला बिंदु लिखिए इसी में 15(4) में ही अगला बिंदु, यह यानी कि 15(4, यह 15(1) तथा 15(2) का अपवाद है, यह 15(1) तथा 15(2) का अपवाद है,
15(1) तथा 15(2) का अपवाद है, अपवाद है। इसी में अगला बिंदु लिखिए 15(4) में, यह मूल संविधान में शामिल नहीं था, यह मूल संविधान में शामिल नहीं था, शामिल नहीं था। इसे प्रथम संविधान संशोधन, इसे प्रथम संविधान संशोधन संशोधन 1951 1951 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, के द्वारा जोड़ा गया था, जोड़ा गया था। लिख दिया भैया। अगले हेडिंग बनाओ, अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(5 देखिए, इसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि, इसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थान को छोड़कर, वह अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थान को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और निजी शिक्षा संस्थानों में, वह अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थान को छोड़कर, शिक्षण संस्थान को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और निजी शिक्षा संस्थाओं में, सरकारी और निजी शिक्षा संस्थाओं में चाहे वह सहायता प्राप्त हो, चाहे वह सहायता प्राप्त हो, निजी शिक्षण संस्थानों में चाहे वह सहायता प्राप्त हो, सहायता प्राप्त हो या नहीं, या नहीं, कॉमा एससी, एसटी और ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों को दाखिले में, दाखिला मतलब प्रवेश, दाखिले में स्थान आरक्षित कर सकता है, दाखिले में स्थान आरक्षित कर सकता है। स्थान आरक्षित कर सकता है। चेंज करके लिखिए, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 93वें 93वें संविधान संशोधन, इसे 93वें, ये लिखा भैया 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था, 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। लिख दिया भैया। आज का आखिरी आर्टिकल लिख दीजिए 15(6), अनुच्छेद 15(6। अगली हेडिंग अनुच्छेद 15(6), 15(6) लिख दिया भैया। लिखिए, 2019 में
संविधान में 103वां संविधान संशोधन, संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया गया। दो 2019 लिखा तो दीदी, 2019 में संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, विशेष प्रावधान था, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रावधान था। लिख लिया। दूसरा बिंदु लिखिए इसमें, दूसरा बिंदु जो इसका मूल बिंदु है कि क्या कहा गया था, लिखिए। इसके अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, EWS, आप लोग इसी नाम से जानते हैं, लिख दो भैया ब्रैकेट में EWS, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की उन्नति के लिए, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें सरकारी और निजी संस्थाओं में अधिकतम 10% आरक्षण दिया जा सकता है। जिसमें सरकारी और निजी संस्थाओं में अधिकतम 10% आरक्षण दिया जा सकता है। हो गया भैया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। अगर आप कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। आज की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी।